रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी? एक गंभीर चर्चा है ये विषय। चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने का दावा कितना सही है? एक मंथन, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा दावा किया कि हम तो निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, और इतनी ज्यादा भयंकर इरेगुलरिटी चुनाव आयोग एक संस्थागत तरीके से करती है। तो पिछले कुछ दिन पहले 24 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने एक अधिकारी को सर्विस समाप्त होने के पहले उसने वीआरएस लिया, उसी दिन उसका नाम इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर प्रपोज किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री ने मंजूर भी किया और वो इलेक्शन कमीशन बन भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने तेजी से काम तो हमारे देश में होता नहीं है, तो क्या वजह है? कोई जवाब सरकार दे नहीं पाई। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि रंजन गोगोई के रेफरेंस में आप शायद भूल गए होंगे, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय में रंजन गोगोई एक जज है, 2 जज का बेंच है, उसमें रंजन गोगोई भी जज है। यानी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए जो आदेश दिया गया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है कागज की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर देने का जो निर्णय है, 2 जज का बेंच, जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई, ये 2 जज ने दिया। तो जस्टिस गोगोई इसमें पार्टी है, जस्टिस गोगोई भी उस निर्णय का हिस्सा है, और जस्टिस गोगोई भी इस निर्णय का पार्टी है। का मतलब है कि रंजन गोगोई भी ये चाहते थे कि पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज की स्लिप निकलती है उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग करने के बाद ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा रंजन गोगोई भी मानते थे, क्योंकि वो 2 जज के बेंच में पार्टी थे, वो जजमेंट दिया गया। तो अगर रंजन गोगोई उसमें पार्टी थे, तो जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन गए, तो रंजन गोगोई ने क्या किया? ये जो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर दिया गया था, वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर था, तो रंजन गोगोई ने दूसरा ऑर्डर दे दिया। यानी इसके बजाय मिलान करना है, मिलान करना है, और मिलान कितना करना है? 1% पोलिंग स्टेशन ऑर्डर दिया, 1% पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन कमीशन करता है बूथ का। 1% पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, इसमें फर्क है, बराबर? सुधीर, 5 पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है एक पोलिंग स्टेशन में 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, हा? 10 वीवीपीएटी एक पोलिंग स्टेशन में हो सकता है। तो इतनी रिकाउंटिंग करने की, मिलान करने की बात है। मगर लोगों को पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन का भी फर्क समझ में नहीं आता। इसका फायदा वो लोग इलेक्शन कमीशन वाले उठाते, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अरे लोग करे ना जाने, मगर इलेक्शन कमीशन की संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, उसकी जिम्मेदारी है, वो करे। प्रेसिडेंट निक्सन कहता है अमेरिका का, चुनाव कंडक्ट करने वाली इलेक्शन मशीनरी पर वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका का प्रेसिडेंट निक्सन कहता है भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत के जो इलेक्शन कमीशन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही अधिकारी वहां जाते हैं। इसलिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब अभियान चलाया था, तो उस दौरान ऐलानिया यह कहा था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, रिकॉर्ड में है और सोशल मीडिया में अभी भी है। और अभी परमेंद्र प्रताप ने जो कहा, उसने सबूत दिया कि चुनाव आयोग के साथ साथ
चुनाव आयोग की जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, मैंने तो पहले कहा था कि चुनाव आयोग की मशीनरी जो लगाते हैं, जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसी की मशीनरी लगाते हैं और फिर कहते हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो महाराष्ट्र की मशीनरी लगानी चाहिए। एक सिद्धांत बनाया जाना चाहिए, कौन सा, कि अगर बीजेपी की सरकार है तो अपोजिशन पार्टी की जहां सरकार है उसके लोग यहां आए। अब समझ में आई? एक तो ये एक उपाय हो सकता है। निष्पक्षता करने के लिए जो संभव है वो कोशिश करनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट 3 जज का बेंच बनाए और कार्यकारी सत्ता जिस चुनाव आयोग के पास है उस पर मिनट टू मिनट निगरानी करने के लिए जब चुनाव संपन्न किया जाता है उस पर 3 जज का बेंच दूसरा कोई भी काम ना करे जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आता, केवल चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने की जिम्मेदारी निभाने का काम करे, ताकि जो चुनाव अधिकारी गलत काम कर रहे हैं अगर उनको यह पता चले कि ये 3 जज का सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो निगरानी कर रहा है और किसी भी नागरिक को फौरी जज के पास जाने का अधिकार हो और वो फौरी जजमेंट दे, इमीडिएट चेक आ जाएगा। इमीडिएट गड़बड़ी करने वाली सारी मशीनरी जो है वो अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं आती है क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चेक सिस्टम क्या है? मीडिया। मीडिया ही इसमें शामिल है। ये सारे गड़बड़ी में चेक का जनता, मीडिया चेक करने का काम कैसा कर सकता है? मीडिया जनता को जगा दे चुनाव आयोग घोटाला कर रहा है, एकदम बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में। तो चुनाव आयोग ऐसा कर ही नहीं पाएगा। चुनाव आयोग को पहले से मालूम है मीडिया कुछ नहीं करने वाला, मीडिया हमारा समर्थन करने वाला, हमारे घोटाले का समर्थन करने वाला है, ऐसा चुनाव आयोग को पहले से मालूम है, वो करने वाला है हमारा समर्थन। तो चुनाव आयोग को जैसा लगता है वैसा करता है। तो इसलिए साथियों, ये बात मैं आप लोगों को, जो आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूं, ये समझाने की बात है। तो जब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का निर्णय जस्टिस सदाशिवम ने दिया था, उसमें जस्टिस गोगोई पार्टी थे, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस सदाशिवम चीफ जस्टिस थे। मगर एक समय आया रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हो गए। जो रंजन गोगोई पार्टी थे 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट की, उसमें जज थे केवल और हेड थे जस्टिस सदाशिवम, चीफ जस्टिस थे। मगर रंजन गोगोई बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। जब बीजेपी की सेंट्रल में सरकार थी तो चीफ जस्टिस हो गए। चीफ जस्टिस होने के बाद बीजेपी के लोगों ने मैनेजमेंट किया, एक औरत को खड़ा कर दिया उसके खिलाफ आरोप लगाने के लिए, उन्हें आरोप लगा दिया। अब ऐसे सिचुएशन में नैतिकता का सवाल यह था कि अब जज फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के लीगल विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस था। जस्टिस गोगोई के बाद जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस हो गए, तो इसका मतलब है वो सेकंड नंबर के जज थे, उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उन्होंने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। निर्णय आने के बाद पता चला कि रंजन गोगोई ने जो निर्णय दिया वो बीजेपी के फेवर में दिया। इसका मतलब है जस्टिस बोबड़े ने निर्णय देने के पहले पर्दे के पीछे कोई मैनेजमेंट किया होगा और इसकी वजह से जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। अन्यथा जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 में जब जजमेंट दिया गया पेपर ट्रेल का, तो उस पेपर ट्रेल के जजमेंट को रद्द करने के लिए दूसरा जजमेंट देने की क्या जरूरत थी? और जो जजमेंट जस्टिस गोगोई ने दिया वो रिकाउंटिंग का जजमेंट रद्द करने का फैसला नहीं दिया, मिलान करने का जजमेंट दे दिया। रद्द करने का जजमेंट देता तो और सवाल खड़े होते, रद्द क्यों किया, कारण देना पड़ता, कारण दे नहीं सकता था, इसलिए क्या किया, रद्द नहीं किया, दूसरा जजमेंट दिया। अब एक समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है, ऐसा कभी भी भारत के इतिहास में भी नहीं और दुनिया के इतिहास में भी नहीं होता है। 2 जजमेंट है। अब 2 जजमेंट है तो प्रशासन क्या करता है, जो
नजदीकी जजमेंट है उसको फॉलो करता है। मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि पेपर ट्रेल मशीन 100% लगेगी। तो 0.33 लगाया था, ये चुनाव आयोग ने लगाया था। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम करने के बजाय ना करने का काम किया। इसका मतलब है चुनाव आयोग घोटाले में शामिल था। उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को कि 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगेगी, कि अगर ईवीएम गड़बड़ी करती है, घोटाला करती है, तो पेपर ट्रेल में पकड़ी जाएगी। क्योंकि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखा नहीं जा सकता, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। पेपर ट्रेल का मतलब है आपने स्टैंप लगाया, यानी पेपर ट्रेल का मतलब है जो कागज की स्लिप पड़ती है वो एज गुड एज बैलेट पेपर। पेपर ट्रेल में जो कागज की स्लिप पड़ती है वो एज गुड एज बैलेट पेपर, और रिकाउंटिंग का मतलब है बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग हो रही है। अब बैलेट पेपर पर आपने स्टैंप लगाया, वो आंखों से दिखाई देता है। जो दिखाई देता है कि उसमें पंजे पर निशान लगा है, तो पंजे का बैलेट पेपर कमल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्पष्ट दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, कागज का रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसलिए घोटाला नहीं किया जा सकता, और अगर ईवीएम मशीन ने घोटाला किया तो पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जा सकता है 200% गारंटी से। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से घोटाला पकड़ा जा सकता है। इस वजह से बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये जो 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम का जो जजमेंट है, ये जजमेंट की वजह से 2019 के चुनाव में हम लोग चुनाव जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस के लोगों को कहा कि अब हम चुनाव जीत नहीं सकते। आपका हमारा समझौता हुआ था। 2004-2009 में आपने घोटाला करके चुनाव जीता था, तो हम सारे देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले थे। सारे देश भर में आपने घोटाला करके चुनाव जीता, ये हम लोगों को बताने वाले थे। आपने कहा, कांग्रेस ने कहा आरएसएस को, कांग्रेस को ऐसा मत करो। तो आरएसएस ने और भाजपा ने कांग्रेस को कहा ठीक है नहीं करते, क्या फायदा होगा हमारा, आप भी एक बार घोटाला कर लो, आप भी एक बार घोटाला कर लो, हम चुप रहेंगे, सरकार हमारी है, हम चुप रहेंगे। 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने कहा हम चुप रहेंगे, आप घोटाला कर लो। आपने 2 बार किया, आपको एक ही बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हैं। आरएसएस ने, बीजेपी ने कांग्रेस को कहा आपने 2004-2009 में घोटाला 2 बार किया, और आप हमको एक ही बार घोटाला करने के लिए कह रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा आरएसएस को, आप राष्ट्रवादी लोग हैं ना, राष्ट्र का नुकसान नहीं करने वाले लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं, आप भी हमारे कांग्रेस की तरह 2 नंबरी काम करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगा कि आप लोग को ऐसा नहीं करेंगे, आप तो सज्जन लोग हैं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, आप लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, आप 2 नंबर का काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम बड़े हिम्मत करके एक बार का कहा आपको कि आप एक बार कर लो। मगर आप बोल रहे हैं आपने 2 बार किया और आप हमको एक ही बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हो, तो आप भी 2 नंबर का 2 बार करना चाहते हैं। हमारा इतराज नहीं है, मगर देखो आपके ऊपर कलंक लगेगा, क्योंकि आप बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं, और दुनिया में यही आप प्रचार करते हैं। ये बात अलग है कि आप भी हमारे जैसे ही 2 नंबरी लोग लगते हैं, मगर प्रचार आप बड़ा अच्छा करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। इसलिए हमने कई बार घोटाला करने का प्रस्ताव आपको दिया, मगर आप चाहते हैं कि आप भी 2 बार घोटाला करना का चाहते हैं और कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा कोई एतराज नहीं है, आप कर 2 बार कर। तो 2 बार का घोटाला करने का एग्रीमेंट हो गया कांग्रेस और बीजेपी में। 14 का चुनाव कांग्रेस ने अपने नेतृत्व के अंदर बीजेपी को जितवा दिया। फिर 19 में सेंटर में बीजेपी की सरकार थी,
हाँ 19 में लोकसभा का चुनाव आया और बीजेपी की सेंटर में सरकार थी। 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया और वामन मेश्राम के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 100% पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को लगेगी। इसका मतलब क्या है? ईवीएम घोटाला करेगी और पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ेगी। इसका मतलब यह है ईवीएम घोटाला करेगी तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ेगी। जो वामन मेश्राम ने लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से किया वो पकड़ने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कहा, देखो भाई, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपका हमारा 2 बार का समझौता हुआ है, तो ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, हटाओ। तो कांग्रेस ने कहा सरकार आपकी है, आप हटाओ। कहा कि वो टांग बहुत मजबूत है, वामन मेश्राम की टांग है, तो इतने आसानी से वो हटने वाली नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? अरे आपने वादा किया 2 बार घोटाला हमने करना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है 2 बार हमको घोटाला करने के लिए रास्ता खुला करने की। तो क्या करना होगा? जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जज थोड़ी हमारा है, वो बाकी हम देख लेते हैं। आप जो है 23 पार्टियों का जो गठबंधन था, चंद्राबाबू, कांग्रेस अपने नाम पर नहीं गई, कांग्रेस जो है चंद्राबाबू नायडू अपोजिशन पार्टी का जो एक लीडर साउथ का, उसके नाम पर गई और उसके नाम पर गई और वकील कांग्रेस का हुआ। अभिषेक मनु संघवी जो है वकील कांग्रेस का रहा और अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मिलान करना चाहिए। मिलान का प्रस्ताव दिया कि 50% ईवीएम मशीन में जो वोट डाला गया उसका 50% जो है वो मिलान करना होगा। तो प्लानिंग बनाया उन्होंने कि हम तो डिमांड करेंगे 50% की, 1/2% आपको 1/2% करना है, हम 50% करेंगे। वामन मेश्राम हमारे ऊपर कलंक ना लगाए, हमारे ऊपर आरोप ना लगाए, और लगाए तो हम जवाब दें अरे हमने तो 50% बोला था, मगर चीफ जस्टिस ने 1% दिया तो हम क्या करें, हमारे पास तो फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अगर 50% होता तो घोटाला पकड़ा जाता, अभी 1% हुआ तो हम क्या करें, हमारे नियंत्रण में तो जुडिशरी नहीं है। मगर सारा मामला आपस में खिचड़ी पकाने के आधार पर किया गया, सारा का सारा खेल जो है बनाने की, ये सारा मामला उन्होंने किया। और फिर जस्टिस गोगोई उसमें चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गोगोई ने मिलान करने का ऑर्डर दे दिया। मिलान करने का ऑर्डर जिस केस में दिया गया उस केस में मैं भी पार्टी था। मेरे केस में 1 लाइन जजमेंट लिखा जस्टिस गोगोई ने और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने रिवीजन दाखिल किया। जब रिवीजन दाखिल किया तो अभी तक उस रिवीजन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अभी जनवरी में हम लोग एप्लीकेशन देने वाले हैं, उसकी हियरिंग किया जाए। अभी कोविड बहुत हो गया भाई, दूसरा कोविड लाने की कोशिश मत करो। हो सकता है कि जिस तरह से जैसे सुधीर ने कहा कि वो जो कोविड के संबंध में सरकार ने पाबंदियां लगाने का काम किया था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके बारे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया तो सुप्रीम कोर्ट पर भी तो उंगली दिखाई जा सकती ना, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। जुडिशरी शून्य नहीं होती है, भारत सरकार शून्य नहीं होता है, प्रशासन शून्य नहीं होता है, ये सारा चालू रहता है। तो सारे जज अगर काम नहीं कर रहे हैं तो 2 जज का बेंच तो रखना ही चाहिए था, वो बात को देख सकते थे, ऐसा नहीं किया गया। तो ये सारी मशीनरी इस बात को प्रमाणित करती है कि सारे लोग जो है आपस में मिले जुले लोग। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का ये कहना कि वो निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराता है, 200% चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। मैं दोबारा कहता हूं कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, और चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो मेरे खिलाफ केस करना चाहता है तो कर ले।
कर ले, मुझे तो जेल में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे थोड़े हो गए थे, वो तो बड़े हो गए थे। वामन मेश्राम जेल में जाने से छोटा होने वाला नहीं है वो तो, और जेल में जाने से तो हम लोगों को फायदा ही होता है। देखो, गुजरात में गया था तब भी फायदा हुआ, नागपुर में गया था तब भी फायदा हुआ। जितने मेरा विरोध करते थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठन, जितने संगठन विरोध करते थे, सारा विरोध बंद हो गया। जेल में जाने का तो सारा फायदा ही फायदा है। तो मगर यह बहुत गंभीर बात है कि जिस चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी लगाई गई है वो निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का काम नहीं कर रहा है। तो मेरा एक सुझाव है पब्लिक डोमेन में कि 3 जज का बेंच जो है वो रखा जाए, और जब चुनाव होता है, जनरल चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम, सारे देश का चुनाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल जो है मिनट टू मिनट्स मॉनिटर करने का चुनाव आयोग की गतिविधियों को, ताकि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्टिव है चुनाव आयोग को दिया हुआ वो पूरा कर सके। आने वाले समय में एक और काम हमको करना चाहिए कि सोशल मीडिया अब वो चुनाव आयोग के उद्योगपतियों के या ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं है, तो चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा कड़ी निगरानी सोशल मीडिया की होनी चाहिए। इससे काफी बड़े पैमाने पर अब चुनाव आयोग ने जो है कि अगर कोई हमारी बदनामी करेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा एक बयान दिया था। वो डराने के लिए है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जेल में जाने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, मगर जो बोलना है वो पूरे सब्सटेंस और सबूतों के साथ बोलना है। जैसे हम बोलते हैं पूरा का पूरा उसके आधार पर, सारे सबूत हमारे पास इकट्ठा करके हमने रखे हुए हैं। तो इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, रंजन गोगोई को दोबारा फैसला देने की जरूरत नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी ये सारा घोटाला करने के लिए और पर्दा डालने के लिए सारा का सारा खेल किया गया और मिलान करने का निर्णय किया गया, ताकि पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की रिकाउंटिंग ना हो सके। रिकाउंटिंग से चोरी और घोटाला पकड़ा जा सकता था। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का जो प्रयास था उसको इन लोगों ने फेल करने का काम किया। तो हमको इसको काउंटर करना होगा। मैं दोबारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा किया था, अब कन्याकुमारी से कश्मीर निकालता हूं। इसके पहले कश्मीर से कन्याकुमारी निकाला था, अब कन्याकुमारी से कश्मीर निकालता हूं, और जल्दी संभवतः जनवरी में ये यात्रा शुरू होगी। धन्यवाद।